बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2015 का सेकंड पेपर कर रहे हैं और सेक्शन बी को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स के डिफेक्ट्स भी पूछे जाते हैं पेपर में, तो यहाँ पर देखें बोहर्स के पोस्टुलेट्स पूछ लिए हैं। इन 1930 नील बोहर अ डैनिश साइंटिस्ट रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड प्रपोज्ड अनदर मॉडल ऑफ एटम। अब उसके 4 पॉइंट्स हैं, आपने देखने हैं, ठीक है। हैं बहुत ईजी, ये आपने 9th में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट एनर्जी लेवल कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स, ठीक है। ऑर्बिटॉल्स नहीं कहना, ऑर्बिट्स कहना है या शेल्स कहना है, ठीक है। सेकेंड है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन द डेफिनेट शेल। अब यानी ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो वो एनर्जी ना रिमूव करता है ना गेन करता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता था ना कि जब एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता था उसकी एनर्जी कम होती जा रही होती थी, ठीक है। और एक टाइम आएगा सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्यूरिंग मोशन, ठीक है, वो ना तो एनर्जी गेन करेंगे ना लॉस करेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स। गेन और लॉस ऑफ एनर्जी होगा विद इन द ऑर्बिट्स ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। यानी अगर लो एनर्जी से हायर में जा रहे हैं तो एनर्जी गेन करेंगे और हाई एनर्जी से लोअर में आ रहे हैं तो एनर्जी लॉस करेंगे। और फोर्थ पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन its quantum number and it is integral multiple of factor h over 2 pi, ठीक है। यानी h over 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये देखें h over 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है कि इसमें n जो है वो चेंज हो रहा है, यानी n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो इसका क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। सिंपल मोमेंटम होता है mv। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई रेडियस भी है, तो mv को जब r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसको NH over 2 पाई, मतलब 1 n की जगह 1 लगा दें, 1h over 2 पाई मोमेंट उसकी एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए, ठीक है। जब वो सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो 2h over 2 पाई होनी चाहिए, ठीक है। 2 2 से कट जाएगा। फिर 3 में मूव कर रहा है तो 3h over 2 पाई उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में देखें आस्ते आस्ते जब वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जा रहा है रेडियस भी बढ़ता जा रहा है, मास तो कांस्टेंट ही है और रेडियस और फिर वेलोसिटी उसकी इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि उसका आंसर जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिट यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कोई नहीं बताया कि हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है या कुछ भी, तो आप जर्नल कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर साथ बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए हम उसको Z को 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गया 2014 के सेकेंड पेपर में जो है वो एनर्जी वाला क्वेश्चन डिटेल से आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, हाउ विल यू डिटरमिन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट्स ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि आपको फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और एवोगैड्रोस का आपको नंबर भी पता होता है कि 6.02 10 पर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें अब फेराडे लॉ क्या कहता है, according to Faraday's law of electrolysis, 1 Faraday is the charge carried by 1 mole of electron, ठीक है। यानी 1 Faraday चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ना कितने होते हैं, वो 6.02 10 पर 23 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन का आप फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। और उसकी वैल्यू 96487 कूलम्स है। देखें चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने कूलम्स है जिसको हम 1 फेराडे के इक्वल कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये कूलम्स वाला हटा दें क्योंकि आप फेराडेज के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फेराडे हो गया और
1 मोल का क्या मतलब है कि 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये चार्ज है, और अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना है तो उसको 6.02 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाय 6.02, तो आपके पास आ जाएगा इतने फेराडेज, 0.166 10⁻⁻23 फेराडे, ठीक है। और इसको अगर आप 1 नॉन जीरो के बाद लेके जाएंगे तो ये -24 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव एन इक्वेशन फॉर द केसी एक्सप्रेशन ऑफ अ जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन का क्वेश्चन है ये बड़ा ही सिंपल इजी, आप कह लें कि मुफ्त के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और मोस्टली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पेपर में ज़रूर लॉ ऑफ मास एक्शन का पूछा जाता है। और देखिए अब आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसकी आपको डेफिनेशन सबसे पहले आनी चाहिए। इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स, ठीक है, रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, ठीक है, एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, यानी जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हैं उनके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसको आप अनदर डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं, और वो क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल to the product of the molar concentration of each reacting substance raised to the power equal to the stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation। यानी balanced chemical equation में जो उसके coefficients हैं, ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient, ये stoichiometric coefficients हैं, ठीक है, in a balanced chemical equation। तो ये हमारे पास हो गया। और जो एक्टिव मास का मतलब है कि आपने जो टर्म एक्टिव मास यूज़ किया उसका क्या मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है आप मोल्स की फॉर्म में ले रहे हैं, मोल्स पर dm³, ठीक है, फॉर आर डाइल्यूट सोल्यूशंस। तो अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपने जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया जिसमें ए बी सी डी कैपिटल में जो है वो हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ हैं, और स्मॉल ए बी सी डी जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, फिर उसको इक्वालिटी के साथ लिखना है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना है और उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखें जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके लिए रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बन जाते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास के आर जो है रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन, और के एफ जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो तब क्या होता है, दोनों रेट्स ये इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का आपने लिखा, रिवर्स रिएक्शन का लिखा, और फॉरवर्ड के जो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट उसको रिवर्स के रेट कांस्टेंट से आपने डिवाइड कर दिया, तो देन यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। तो एक न्यू इक्विलिब्रियम आपके पास आ गया, दैट इज के सी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया जो कि है प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो। इसको आप कैसे बताएंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको भी प्रोडक्ट कहते हैं ना, ठीक है। तो ये इजी है, इसको इतना मुश्किल नहीं है ये लिखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शंस। अब देखें ये है लीचेट-लियर का प्रिंसिपल, लीचेट-लियर का क्वेश्चन है, और ये लीचेट-लियर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दफ़ा पीछे रिपीट हो चुके हैं, 2013 के पेपर में भी, 14 के पेपर में भी। तो अब हम 15 का सेकंड पेपर कर रहे हैं। तो अब आपको इस तरह से नॉर्मल जो है वो इसके जो भी कंसंट्रेशंस वगैरह या फैक्टर्स चेंज किए जाएँ तो आपको आना चाहिए कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको 2 एंडोथर्मिक रिएक्शंस दे दिए गए हैं, और कहा गया है कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले आप इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देख लें, ठीक है। टेम्परेचर का इस दोनों में क्या बताएंगे कि यानी आपने साथ ही इक्वेशन भी लिखनी है। जो एंडोथर्मिक होते हैं उसमें हीट जो है वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगी, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एज बोथ द गिवन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक सो हीट विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट
अब हम बताते हैं कि जब जो टेम्परेचर जो है वो उसको चेंज किया जाएगा। अब चेंज करने में ये है कि आप बता सकते हैं कि इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, कुछ भी वो आपकी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताया हुआ कि आप टेम्परेचर कम करें तो क्या होगा या ज़्यादा करें तो क्या होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ली-चाटलेट्स प्रिंसिपल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, this reaction will shift in the forward direction in order to absorb the added heat until the new equilibrium is established. ठीक है, and vice versa. vice versa का क्या मतलब होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से जो है वो रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बताएंगे। ठीक है, प्रेशर में अब देखें, फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट्स के और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है। रिएक्टेंट्स के 2 हैं और प्रोडक्ट्स के 3 हैं, लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है उसमें 2 और 2 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेट्स प्रिंसिपल इफ़ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम, देन इट विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम और एंड द रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, यानी वॉल्यूम इंक्रीज अगर होगा तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि प्रेशर को फिर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वाइस वर्सा का ये मतलब होता है। तो अब हमने ये तो बता दिया कि प्रेशर डिक्रीज करने से या इंक्रीज करने से हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में क्या होगा। इन द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, फर्स्ट रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एंड द रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बता दिए कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स वाली साइड पर हैं। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड जो रिएक्शन है। ठीक है, इन द सेकेंड रिएक्शन सिंस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल सो प्रेशर हैज नो इफेक्ट टू दिस रिएक्शन, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, व्हाट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर एंड BeCl2। तो 2013 का जो फर्स्ट पेपर आपने बहुत डिटेल में किया था तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब आ चुका है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और उसमें वाटर का भी जो है वो आपने डिटेल में पढ़ लिया था। सिंपल BeCl2 का भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें BeCl2 में सबसे पहले आपने जब भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपने जो सेंट्रल एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखनी है। देखें ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड नहीं बना सकता। दैट्स वाई वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलकर 2px में आ जाएगा। तो अब ये दो तो इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये बिल्कुल एम्प्टी हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, और उससे हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे sp ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा एंड देन ये जो है वो हमारे पास क्लोरीन के 3pz के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। अब ये देखें क्लोरीन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, उसमें 3p जो z था 3pz। ठीक है, तो वो अनहाइब्रिड था, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, पार्शली फिल्ड था, तो उसने जो है वो बॉन्ड बनाया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें था, उसने जो है वो sp के साथ ओवरलैपिंग की और 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। इसको अब आप जो है वो इसकी जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो आपने ड्रॉ करनी है। sp देखें इसकी ओवरलैपिंग sp-p ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, उससे 2 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक्सप्लेनेशन की 3 लाइंस आपने लिखनी है। ब्रिलियम एटम इन BeCl2 शोज sp हाइब्रिडाइजेशन and both BeCl sigma bonds are formed by sp and 3pz overlapping। सिंपल ये 2 लाइंस है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑलरेडी 2015 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप ये कर चुके हैं, वहाँ पर ये पूछा हुआ था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी की सारी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जो है वो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। The properties of solutions which depend only on the number of solute particles and not on their nature are called colligative properties। और इसकी एग्जांपल देखें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज व्हेन वी डिजोल्व, अब आपने एक सोल्यूशन बनाना है ना, ठीक है, बल्कि दो सोल्यूशंस बनाने हैं जिसमें आपने एक में सुक्रोज डालना है 1 मोल और एक में 1 मोल यूरिया डालना है और 1 kg ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है, तो दो सोल्यूशंस बन जाएंगे। तो अब इसको आपने कैसे लिखना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज व्हेन वी डिजोल्व 1 मोल ऑफ सुक्रोज एंड 1 मोल ऑफ यूरिया, बोथ आर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स इन 1 kg ऑफ द वाटर सेपरेटली, ठीक है, यानी सेपरेट 1 kg आपने दो बीकर्स में ले लिया वाटर और उसमें 1 मोल सुक्रोज और 1 मोल यूरिया डाल दिया। तो अब इसका आपने वेपर प्रेशर चेक किया, द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस विल डिक्रीज टू द सेम एक्सटेंट, बिल्कुल एक जितना ही उन दोनों का कम हुआ वेपर प्रेशर, ठीक है। दस इट इज प्रूव्ड दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द मास ऑफ द सॉल्यूट, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। अब देखें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से करवाया है, ठीक है। ये आपके पास अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, जैसे आपके पास एसिड्स होते हैं, एसिड्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो उनका अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी दी हो, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, और डेंसिटी दी हो, तो अब आप उसकी मोलैरिटी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मोलैरिटी उसकी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास एक बॉटल आती है, कमर्शली इंडस्ट्री से प्रिपेयर होकर आता है वो एसिड, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, 80% वेट बाय वेट होता है, ठीक है, और वो उसकी पूरी की पूरी ये बॉटल भरी होती है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी भी उसकी बॉटल के ऊपर लिखी होती है 1.8 ग्राम्स पर cm3। लेकिन अब आपने एक्सपेरिमेंट करना है और आपको उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उसमें आपको 1 dm³ आपने उसका सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, इसमें से आप कितना वॉल्यूम जो है वो लेंगे, ठीक है, कितना वॉल्यूम लेंगे, यानी V1 आपने फाइंड आउट करना है कि आप उसका कितना वॉल्यूम लें कि टोटल आपके पास ये V2 जो है वो कितना हो जाए, 1 dm³ बन जाए उसमें, क्योंकि आपने वाटर ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत कंसनट्रेटेड है और उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम इसका लेकर और उसमें आपने बाकी पानी ऐड करते जाना है और 1 dm³ तक उसको बना देना है। तो जब आपको असल में काम क्या है कि आपने इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें कि वो आपके पास जब आप इसको पूरा 1 dm³ बना दें तो वो आपके पास 20% वेट बाय वेट हो जाए, पहले 80 था, कितना डाइल्यूट हो गया, ठीक है, और उसकी डेंसिटी भी जो है वो 1.25 हो जाए 1.8 से, ठीक है। तो बेसिकली ये काम आपने करना है। तो पहले तो दोनों जो सोल्यूशंस आपको गिवन हैं, यानी 80% वेट बाय वेट और 20% वेट बाय वेट, ठीक है, और उनकी दोनों की डेंसिटीज गिवन है, उन दोनों की मोलैरिटी फाइंड आउट कर लें ताकि आपको पता हो कि आपके पास जो कमर्शियली बॉटल है उसकी कितनी मोलैरिटी है, ठीक है, और आप जो बनाना चाह रहे हैं वो आप कितना मोलर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आप कैलकुलेट कर लें। तो ये देखें मोलैरिटी का जो मैं आपको फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला लिखवा रही हूँ वो ये है, परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होगा, दोनों सोल्यूशंस की डेंसिटीज और परसेंटेज प्योरिटीज दी हुई हैं, ये फार्मूले का 10 है, तो ये आपने M1 फाइंड आउट कर लिया और ये आपने M2 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यानी आपके पास जो कमर्शली बॉटल में जो सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, 14.69 मोलर है, और जो आपने यूज़ करना है किसी एक्सपेरिमेंट में वो सिर्फ 2.55 मोलर आपने बनाना है, यानी 14 से आपने उसको 2 मोलैरिटी पे लेकर आना है, यानी आपने उसमें थोड़ा सा ये लेना है, थोड़ी सी अमाउंट में आपने ये वाला लेना है और बाकी सारा आपने पानी डाल देना उसमें, ठीक है। तो अब हम देखें क्या क्या करते हैं कि अब हम इसमें हमारे पास 4 थिंग्स है ना, ठीक है, M1 M2 V1 V2। तो आपने V1 यानी जो हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि वो हम कितना लें, ठीक है। तो आपने इसको हम डाइल्यूशन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम डाइल्यूशन इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 लगा देंगे और हमने V1 फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे M2 V2 डिवाइड बाय M1, ठीक है। अब हम इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.17 dm³,
ठीक है। अब डीएम क्यूब में क्यों आया हमारे पास यूनिट, क्योंकि मोलैरिटीज़ में हम जो है मोलैरिटीज़ में हम किस में लेते हैं, वॉल्यूम डीएम क्यूब में लेते हैं। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पर भी डीएम क्यूब में ही लिया हुआ था। ठीक है, 1 डीएम क्यूब लिया हुआ था, तो हमारे पास आंसर डीएम क्यूब में ही आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है इसको हम सी एम क्यूब में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो 170 सी एम क्यूब आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये पता चलना चाहिए कि अब आपने यानी जो कमर्शली प्रिपेयर्ड बॉटल थी जिसमें आपके पास 14.69 मोलर सोल्यूशन था, उसमें से सिर्फ कितना सा सोल्यूशन लेना है, यानी इसको बल्कि हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है, इसमें नहीं डालना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपके पास इस तरह से फ्लास्क होती है। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे मार्क लगा होता है 1 डीएम क्यूब या 1000 सीएम क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्क लगा हुआ है। तो अब हमने इसमें से जो सोल्यूशन लिया है वो सिर्फ 170 है। ठीक है, 170 सीएम क्यूब हमने बिल्कुल हाईली कंसनट्रेटेड ले लिया। बाकी सारा का सारा हमने वाटर डाल दिया। वाटर डाल रहे हैं कितना डाल रहे हैं, जब तक उस मार्क तक नहीं पहुंच जाता। और अब हमारे पास मार्क तक पहुंच गया और अब ये पूरा का पूरा सोल्यूशन 1 डीएम क्यूब है या 1000 सीएम क्यूब इसको कह सकते हैं, और इसकी मोलैरिटी जो है वो 2.55 मोलर है। ठीक है, ये यानी डाइल्यूट हो चुका है। तो आई होप सो कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ आ गया है, बहुत ही सिंपल था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सारा का सारा जो 2015 का सेक्शन बी था, 2015 का सेकंड पेपर का सेक्शन सी, वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।